काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है? जिसके बारे में आप सबको पता होगा, आइडिया होगा, चाहे आप क्लास 11th में हो, आप 12th में हो, या फिर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हो, किसी भी क्लास में हो। आपको ये बेसिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ हर जगह होता है, हर जगह इसके एप्लीकेशंस आते हैं और हर जगह इसका यूज़ किया जाता है। इसीलिए चलिए आज हम बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले बात कि बायोलॉजी, यदि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर मान लो आप ही लोग क्लास 11th में हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, क्लास 12th में हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों ने जो स्ट्रीम चूज़ किया होगा, आपने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया होगा। तो पहले हम साइंस के बारे में जान लेते हैं कि साइंस होता क्या है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने साइंस लिया है तो डेफिनेटली आप लोगों के आसपास आपके कोई आपसे बड़े, आपके टीचर, आपके गार्जियन, आपके पेरेंट, आपके फैमिली कोई मेंबर, कोई भी आपसे ये पूछ सकते हैं कि तुम साइंस लेके पढ़ाई कर रहे हो, साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, तो चलो ये बताओ कि साइंस होता क्या है। तो देखिए, साइंस का एक छोटा सा लाइन है, छोटा सा डेफिनेशन है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इज नोन एज साइंस। यानी कि साइंस एक क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान क्या है? एक क्रमबद्ध ज्ञान है, जिसमें सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिली, और ऑब्जर्व करने के बाद हमें जो भी चीज़ें मिलती है उसको हम एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे करके हम सिद्ध कर देते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था और हमें ये रिजल्ट मिला है। तो उसको बोलते हैं साइंस। साइंस कंप्लीटली प्रूफ पे बेस्ड करता है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं भूत होता है, बहुत लोग कहते हैं नहीं होता है, बट साइंस को अभी तक इसका सटीक प्रूफ नहीं मिल पाया है, इसीलिए वो भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते हैं। तो चलिए, अब हम अपने चलते हैं बायोलॉजी पे। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या होता है, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग organism is known as बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी क्या है? साइंस का एक ब्रांच है, साइंस का एक पार्ट है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं बायोलॉजी। अब देखिए, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर भी इसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं जूलॉजी और दूसरे वाले को बोलते हैं बॉटनी। क्योंकि हम बायोलॉजी में मेनली हम एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। तो जूलॉजी देखिए, आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि नाम से ही बहुत सी चीज़ें क्लियरिटी हो जाती है। जब मान लीजिए आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके पास कोई क्वेश्चन आया, पहले ही डर जाते हो, तो पहले डरना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से देखो। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन को देखने से कुछ हिंट मिल जाए। हो सकता है वो क्वेश्चन 5 नंबर का हो, आपको कुछ नहीं आता हो, लेकिन हो सकता है कि आप उसमें कुछ ना कुछ लिख दें क्वेश्चन के हिंट से, जिससे कि आपको 5 में कम से कम 2 नहीं, 2-3 मिल जाए। तो इसीलिए क्वेश्चन को जैसे आप देखोगे, आपको उसका आंसर वहीं मिल जाएगा। जैसे देखिए, जू, जू सभी जाते हैं, जू को हिंदी में बोलते हैं चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में क्या होता है, क्या क्या होते हैं? एनिमल्स। मतलब इस जू का मतलब क्या है? एनिमल्स। और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि
द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, यानी कि बायोलॉजी का वैसा पार्ट, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम जंतुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं जूलॉजी। और दूसरा है बॉटनी, जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, यानी कि बायोलॉजी का वैसा पार्ट जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें हम जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, सजीवों के बारे में, तो चलिए पहले हम सजीवों के बारे में जान लेते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जान लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स सजीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स सजीव। अब देखिए किस बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये सजीव है या फिर ये निर्जीव है। देखिए बहुत से, जैसे आप लोग जब छोटे हो गए क्लास 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, तो आप लोग जनरली ये बोलते होंगे जो चल फिर सकते हैं उनको सजीव बोलेंगे, जो देख सकते हैं, जो खाना खा सकते हैं। ये एक नॉर्मल बेसिक चीज़ है जो कि ऑलमोस्ट शायद सबको पता है। इसीलिए जब भी आप 11 12 में आए हो, एक सीनियर क्लास में आए हो, तो कुछ स्टैंडर्ड इसका आंसर आपको देना होता है। तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। यानी कि पहला इसका क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। बट इसका एक एक्सेप्शन है माउंटेन, क्योंकि माउंटेन एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसमें भी ग्रोथ होता है। इसीलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम प्रॉपर फुल्ली लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर नहीं बोलेंगे। दूसरा एक्सेप्शन, दूसरा फीचर है रिप्रोडक्शन, जनन। जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा वंश बढ़ाते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो उसमें भी 3 ऐसे एक्सेप्शन हैं, जैसे इनफर्टाइल मेल कपल जो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, या फिर दूसरे म्यूल्स, या फिर तीसरे वर्कर बी। ये 3 ऐसे होते हैं जो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। तो ये सब भी क्या है, इनके एक्सेप्शंस हैं। मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन भी एक निश्चित, इसका एक प्रॉपर्टी नहीं हुआ, इसका फिक्स प्रॉपर्टी नहीं हुआ जो विदाउट एक्सेप्शन हो। तीसरा प्रॉपर्टी होता है मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में बहुत सी प्रोसेसेस होती है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमेशा कुछ ना कुछ उसमें टूटता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में केमिकली कुछ ना कुछ टूटता है, कुछ ना कुछ जुड़ता है। तो वो जो प्रोसेस, टूटने और जुड़ने का जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि ये क्या है, इसका एक फिक्स प्रॉपर्टी है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आप पहला क्या बोल पाओगे कि एक है मेटाबॉलिज्म। दूसरा कॉन्शियसनेस। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को मारो, पीटो, कुछ बोलो, तो सामने से आपको प्रतिक्रिया दिखाएगा, यानी कि आपको फील कर पा रहा है। जब आप किसी को टच कर रहे हो आपको फील कर पा रहा है, और जब आप उसके साथ कुछ सही बिहेव करते हो या फिर गलत बिहेव करते हो, जैसा भी बिहेव करो वो भी प्रतिक्रिया दिखाएगा, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है। उसके बाद लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि चींटी हो गई, और हम लोग हैं बड़े हैं, जैसे और भी उससे बड़े हाथी हो गया, कैमल हो गया, ऊंट हो गया, जिराफ हो गया। ऐसे बहुत से स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी हैं और बड़े ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका बॉडी सिर्फ और सिर्फ सेल का बना हुआ होता है, उनके पास टिश्यू नहीं होता है। और आप सबको पता होगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट है, और उसके बाद सेल आपस में ग्रुपिंग करके बनाता है टिश्यू।
टिश्यू आपस में ग्रुपिंग करके बनाता है ऑर्गन, और ऑर्गन आपस में ग्रुपिंग करके बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके बनाते हैं एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग। तो कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ सेल होता है, उनके पास टिश्यू नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास टिश्यू होता है बट ऑर्गन नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ऑर्गन सिस्टम भी होता है, जैसे कि हम लोग। तो जिनके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का एक लेवल होता है, वो भी एक बहुत अच्छा फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये सारे फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इन सभी को याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आप क्लास 11th में आओगे, या फिर आप क्लास 11th पढ़ चुके हो, या फिर आप 10th का एग्जाम देने वाले हो, तो जब भी आप क्लास 11th में आओगे तो सबसे जो पहला चैप्टर होगा, जो सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको द लिविंग वर्ल्ड का, जिसमें आप जीव जगत के बारे में पढ़ोगे कि कौन कौन से जीव होते हैं, क्या क्या उनका रियल नेम क्या होता है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो देखिए, जब स्पीशीज़ की बात की जाए, जब प्रजातियों की बात की जाए, तो पूरी दुनिया में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ इस दुनिया में है, यानी कि इतनी प्रजातियां ऑर्गेनिज्म की इस दुनिया में है। और आप लोगों को ये भी पता होगा 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी कि स्पीशीज कितने हैं, 17 से 18 लाख, इतनी प्रजातियां हमारे वर्ल्ड में है। तो द लिविंग वर्ल्ड में आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर जो मैंने आपको बता दिया, स्पीशीज कितनी होती है, तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज होते हैं। उसके बाद द लिविंग वर्ल्ड में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जिसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई मीन्स दो, नोमियल मीन्स नेम, एंड नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, और ये दिए थे कैरोलस लीनियस। जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग, तो जो हम लोग ह्यूमन अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग ह्यूमंस हैं, तो ये हमारा कॉमन नेम है। एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है बायोलॉजिकल नेम। कॉमन नेम वो होता है जो हर एक कंट्री में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल नेम वो होता है जो साइंटिस्ट सब एक कम्युनिटी बना करके, एक यूनिट बना करके एक डिसीजन लेते हैं, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। उसको चाहे इंडिया हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, भूटान हो, यूएस हो, यूके हो, कोई भी कंट्री क्यों ना हो, सभी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर। जैसे ह्यूमन हो सकता है, ह्यूमंस को किसी और कंट्री में कोई और बोला जाता हो कॉमन नेम, लेकिन जो उनका बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस, वो हर जगह सेम ही होता है। जैसे कि मैंने अभी बोला, हम लोग हैं ह्यूमंस, और ह्यूमंस का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सैपियंस। अब देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल मतलब दो नाम, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाम दो नाम, होमो सैपियंस, ठीक है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने का रूल होता है, जैसे कि है होमो सैपियंस। तो क्योंकि बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो लैटिन वर्ड है और लैटिन से लाया गया है, इसीलिए इसको इटैलिक में लिखा जाता है। इटैलिक का मतलब क्या होता है कि हल्का सा टेढ़ा। जब भी आप कंप्यूटर में उसको प्रिंट कर रहे हो या फिर कंप्यूटर पे लिख रहे हो, तो वहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन आता है। जब आप उसको सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इटैलिक यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। या फिर यदि आप इटैलिक नहीं लिखते हो तो उसको आप अंडरलाइन कर दो, दोनों को अलग अलग सेपरेटली। एक रूल तो ये था। दूसरा रूल इसका ये होता है कि बाइनोमियल नेम में जो पहला वर्ड होता है वो होता है जीनस, और जो दूसरा वर्ड होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। एंड जीनस स्टार्ट्स विथ
कैपिटल लेटर, जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। तो देखिए होमो जीनस है, तो होमो में मैंने जो पहला लेटर है उसको मैंने कैपिटल लिखा है। एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो क्या कहते हैं, जो जीनस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बट जो स्पेशीज होता है या फिर स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नेम्स हैं जो कि मैं बता देता हूँ, इसको हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि ह्यूमंस, तो ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस। दूसरा मैंगो, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका, अंडरलाइन। टाइगर, टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस। लायन, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। उसके बाद है व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये सारे बायोलॉजिकल नेम्स हैं, इनको याद रखिएगा। एक और है फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, जिसका बायोलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। आपसे रिक्वेस्ट है कृपया इनको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म, अभी हम बार बार ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, जीवों की बात कर रहे थे, तो याद रखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए इसमें नाम से ही क्लियर चल रहा है, यूनी, यूनी जिसका मतलब होता है वन, सेल्युलर जिसका मतलब होता है सेल। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स ज्यादा और सेल्युलर मतलब सेल, यानी कि वैसे जीव जो कि बहुत ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट हो गया, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हम अब जब आप क्लास 11th में आओगे या फिर जो लोग क्लास 11th पढ़े होगे वो पढ़े होगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि वो क्या होता है। देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, मतलब हम लोग, और क्लासिफिकेशन मतलब कि जीवों का क्लासिफिकेशन। तो एक साइंटिस्ट आए थे जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, यानी कि उन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा था जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल। अब उनको क्या लगा कि जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो कि इन दोनों में से किसी में भी सटीक नहीं बैठ रही है, तो वो
जीवों को 3 भागों में बांट दिए, जिसका नाम दिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने जीवों को 3 भागों में बांट दिया। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोपलैंड, उन्होंने जीवों को 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, उनको ऐसा लगा कि 3 भागों में जब साइंटिस्ट जो बांटे हुए थे अर्नस्ट हैकेल सर, वो 3 भागों में सुटेबल नहीं है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उन तीनों में से किसी में भी नहीं आ रहा है, तो उन्होंने उसको 4 भागों में बांट दिया। कौन थे वो थे कोपलैंड सर। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, जैसे लग रहा हो कि उन लोगों को पता नहीं। अब साइंस है, साइंस आप पढ़ रहे हो, साइंस में क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं हर समय किसी न किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं, और साइंस में हर टाइम समझो कि कोई ना कोई रिसर्च चल रहा है। अभी हम आराम से घर में बैठे हुए हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग हैं उनकी हो सकती है नींद उड़ी हुई हो, वो किसी और चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, तो इसी को बोला जाता है साइंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं साइंस कितना इतना टफ है, बहुत डरते हैं उनसे, बट एक्चुअली साइंस उतना डरावना भी नहीं है जितना लोग डरते हैं। आप यदि सही से मेहनत करोगे साइंस बहुत ईजी है, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो साइंस डेफिनेटली बहुत टफ है। तो ये यहाँ पे, तो उसके बाद जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था RH व्हिटेकर, जिन्होंने इसको ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में बांट दिया। फिर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को 6 भागों में बांट दिया, जो थे साइंटिस्ट कार्ल होस। लेकिन अभी जो करेंटली हम ज़्यादा पढ़ते हैं, जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है हम आगे जानते हैं, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में बांटा गया था, जिसको बोला गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक पार्ट था जिसको बोलते हैं किंगडम मोनेरा, दूसरा पार्ट था जिसको बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा था किंगडम फंजाई, चौथा था किंगडम प्लांटी, और 5वां था किंगडम एनिमेलिया। अब इन सबको भी फर्दर अलग अलग क्लास में बांटा गया है, तो वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सुंदर तरीके से जानेंगे। फिलहाल थोड़ा बहुत हिंट जान लेते हैं। जो मोनेरा होता है, जब इसके सेल टाइप की हम बात करें, अब देखिए जो सेल होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वैसे सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक, कैरियोटिक वर्ड बना है कैरियन से, मतलब न्यूक्लियस, मतलब ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक। ये भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, अपने चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोनेरा होता है ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोटिस्टा होते हैं ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल, फंगी भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल, प्लांटी भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल, और एनिमल भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये था इसका सेल टाइप, ठीक है। जब हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब कॉमन सेंस का बात है भैया, जब ये प्रोकैरियोटिक है, जब इसके पास ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा? तो मोनेरा के पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, और ये सब है यूकैरियोट, तो ऑब्वियसली इनके पास प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और ये भी प्रेजेंट। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, पोषण। या खाना पीना नहीं खाएंगे, पोषण नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं, पढ़े होगे, आगे भी पढ़ाऊंगा। एक होता है ऑटोट्रॉफिक,
एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जो किंगडम मोनेरा के जो मेंबर होते हैं ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा वाले भी होते हैं ऑटोट्रॉफिक। किंगडम फंगी वाले भैया होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। किंगडम प्लांटी वाले होते हैं ऑटोट्रॉफिक, सबको पता है ये बात। और किंगडम एनिमेलिया वाले जो हैं ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि हम लोग, और हम लोग क्या हैं तो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक, जब प्रोकैरियोट आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो जो जितने प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके 3 लेयर होते हैं, उनका बॉडी लेयर 3 में बटा हुआ होता है। एक को बोलते हैं सबसे अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद बीच वाला सेल वॉल, और सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स। यानी कि प्रोकैरियोट के पास सेल वॉल होता है। अब इनके पास सेल वॉल तो होता है लेकिन नॉन सेल्यूलोजिक, यानी कि इनका सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा वाले की, तो जब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा वाले की तो इसमें क्या होता है, इसके पास भी सेल वॉल होता है लेकिन किसी किसी में ही, तो इसमें लिख देंगे हम प्रेजेंट इन सम, सिर्फ कुछ में ही सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बाकी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तीसरा है फंगी, इनके पास सेल वॉल होता है जी। अब इनके पास जो सेल वॉल होता है तो बना किस चीज का होता है, काइटिन का। ठीक है, किंगडम प्लांटी, प्लांट वाला, तो प्लांट के पास तो सेल वॉल होता ही है, और किस चीज का बना होता है सबको पता है, सेल्यूलोज। और जब बात आई किंगडम एनिमेलिया की, हम लोगों की, तो हम लोगों के पास सेल वॉल नहीं होता है, तो हमारे में ये है एब्सेंट। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूं और आगे भी इसी अच्छे तरीके से बताता रहूंगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, मन करे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको या फिर नोट कर लीजिए फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वेरियस branches of biology and मेडिकल साइंस। बायोलॉजी के बहुत से अलग अलग ब्रांचेस होते हैं बायोलॉजी और मेडिकल साइंस के, जैसे कि बॉटनी अभी बताया हूँ, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों अभी बता चुका हूँ। अब देखिए, एक होता है साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो याद रखिएगा, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। क्लास 11th में एक यूनिट भी है साइटोलॉजी वाला, जिसमें टोटल 3 चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो उस यूनिट में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। उसके बाद हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी, तो याद रखिएगा हिस्टोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, अभी क्या हो रहा है, कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, आप आसपास सुने होंगे इसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, कैंसर से मर गया, इतने पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ऑन्को का मतलब ही होता है कैंसर, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ कैंसर, उसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, हमारे बॉडी में बहुत से ऑर्गन सिस्टम हैं। उन ऑर्गन सिस्टम में एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम, जो कि हमें बीमारियों से बचाता है। जैसे कि यदि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो हमें यदि कोई छोटा सर्दी खांसी भी होगा तो हमें बहुत परेशान करेगा, बहुत ही ज़्यादा। तो वहीं इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम और लॉजी मतलब स्टडी। तो इम्यूनोलॉजी को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। क्योंकि मैंने बोला कि कुछ मेडिकल साइंस के ब्रांचेस के बारे में भी बताऊंगा, तो ऑब्वियसली चलिए देखिए, जैसे कि डर्मेटोलॉजी, याद रखिएगा, डर्मा मीन्स स्किन, लॉजी मतलब स्टडी। जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, तो उस स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। यानी कि डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन। न्यूरोलॉजी, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, लॉजी मीन्स स्टडी, इसका मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद कार्डियोलॉजी, कार्डियो मीन्स हार्ट, लॉजी मीन्स स्टडी, तो कार्डियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी का बता ही दिए। एक होता है गायनिकोलॉजी, जो महिलाओं से रिलेटेड, गायनेकोलॉजी, जो डॉक्टर होती है ना फीमेल डॉक्टर, वो गायनेकोलॉजी वाला ही कोर्स की होती है। गायनी मतलब फीमेल, गायनी मीन्स फीमेल पार्ट, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ फीमेल पार्ट। उसके बाद आता है एक फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब ही होता है प्रोसेस, क्रिया, फंक्शन, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। क्लास 11th में 2 यूनिट आएगा, एक प्लांट फिजियोलॉजी, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा बॉडी कैसे काम करता है, सारे सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सभी सिस्टम्स के बारे में वहाँ पे पढ़ोगे। प्लांट का बॉडी कैसे काम करता है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती है, सब पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी वाले में। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक, चलिए उसके बाद एक और पार्ट है एनाटोमी। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, जब भी आप नीट क्रैक करके MBBS कोर्स लोगे, तो उसमें आपको एक कैडेवर दिया जाएगा। कैडेवर रिस्पेक्ट से बोलते हैं डेड बॉडी को, जिस पे काट करके उसके अंदर में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये क्या हुआ? एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये हुआ हमारा एनाटॉमी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और ब्रांचेस के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एक होता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मो मीन्स होता है आई, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ आईज। ठीक है, स्टडी ऑफ आईज, ऑप्थेल्मोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, नाम से ही स्पष्ट है, बैक्टीरिया, तो जिसमें हम बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी।
वायरोलॉजी, नाम से ही स्पष्ट है, वायरो मीन्स वायरस, विषाणु, तो जिसमें हम विषाणुओं के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है मैमोलॉजी। मैमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ मैमल्स, जैसे कि हम सब क्या हैं, मैमल्स। मैमल्स के कुछ फीचर होते हैं, जैसे बैकबोन, रीढ़ की हड्डी हमारे पास है ना, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी, और दूसरा मेमरी ग्लैंड जो स्तन होता है। तो मेमरी ग्लैंड जिनके पास स्तन हो और क्या कहते हैं उनके पास रीढ़ की हड्डी हो, बैकबोन हो, तो उनको बोलते हैं मैमोलॉजी। एक होता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक बोलते हैं ना, मेरी गर्लफ्रेंड बड़ी टॉक्सिक है, मेरा बॉयफ्रेंड बड़ा टॉक्सिक है, हमारा रिलेशनशिप बड़ा टॉक्सिक है। इसका मतलब क्या हुआ, टॉक्सिकोलॉजी, जहरीला, जहर, खराब। तो टॉक्सिक का मतलब ही होता है जहर, और लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब ये क्या है, स्टडी ऑफ पॉइजन। ऐसे ही बहुत से फील्ड हैं जिनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। आगे चैप्टर में और भी डिटेल में बहुत ही चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताई जाएगी। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यह हुआ हमारा इधर। अब कुछ फादर्स के बारे में हम जान लेते हैं। फादर्स, जनक, जैसे कि बायोलॉजी के फादर बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता हो याद रखिएगा, एरिस्टोटल। जूलॉजी का जिनको पता है फटाफट से कमेंट कीजिए। जूलॉजी, जूलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल ही हैं। तीसरा है हमारा बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, इसके फादर थियोफ्रास्टस। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के बारे में जिसमें पढ़ेंगे क्लास 12th में, इनका फादर बोला जाता है मेंडल को। फादर ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का जनक जिनको बोला जाता है वो हैं हिप्पोक्रेट्स, याद रखिएगा। उसके बाद है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में जो बताए हुए थे लैंड स्टीनर, इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें ऐसी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत छोटी चीज़ है और बहुत बार पूछ लिया जाता है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कृपया इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये हो गया फादर्स के बारे में। ठीक है, कुछ सेल्स के बारे में बता ही दिए थे। अब कुछ डिस्कवरीज के बारे में जान लेते हैं, खोजों के बारे में, कैसे कैसे खोज हुई थी। सेल, जब हम बात करेंगे सेल की, तो सेल की खोज किए थे कौन, रॉबर्ट हुक। और वो जो सेल की खोज किए थे कैसा सेल था, डेड सेल, मरा हुआ। किस चीज में खोज किए हुए थे, बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाल में। अब भाई ये तो था डेड सेल, तो भाई लिविंग सेल की खोज कौन किए थे, वो भी तो खोज कोई ना कोई किए होंगे ना। तो जब हम बात करेंगे लिविंग सेल के डिस्कवरी की, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक। ठीक है, ये थे लिविंग सेल की खोज किए हुए थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। सिंपल चीज़ों को क्लियरली नहीं दिखा पाता है, कंपाउंड जो ऑलमोस्ट बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, लैबोरेटरीज, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत से छोटे जीव को एकदम क्लियर करके जूम करके दिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी खोज किए थे मैक्स नॉल।
रश का। न्यूक्लियस, सेल के अंदर, जैसे हमारे फैमिली में कोई एक होते हैं जो हमारे पूरे फैमिली को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो हमारे ग्रैंडफादर हो सकते हैं, हमारे फादर हो सकते हैं, सेम वैसे ही जो पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उसकी खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम जो सेल के अंदर ही बिखरा हुआ होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। उसके खोज किए हुए थे जॉर्ज पैलेड। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी एपैरेटस, जिसकी खोज किए हुए थे कैमिलो गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो पूरे सेल को एनर्जी देता है काम करने के लिए, पावर देता है, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोज किए हुए थे एटमैन एंड बेंडा। एटमैन एंड बेंडा। तो बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। अब और भी डिटेल में हम सभी के बारे में अलग अलग से जानेंगे, चैप्टर में जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसके कारण सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, जिससे कि आप क्लास को फटाफट से ज्वाइन करें और जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसमें आप आगे बढ़ें। ऐसे ही हमारी कंटिन्यू क्लासेस अब डेली होंगी। एक टाइम फिक्स कर लेंगे जो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, या तो 7 बजे या फिर 8 बजे, बट एक क्लास फिक्स करके टाइमिंग करके कल के क्लास में बता दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग लाइफ में अच्छा करें। थैंक यू सो मच।